स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। देश के कई राज्यों में रामनवमी पर हिंसा भड़कते हुए नजर आ रही है। चाहे बात पश्चिम बंगाल हो, पश्चिम बंगाल के साथ साथ अगर हम बात करते हैं बिहार की, बिहार के अंदर भी हिंसा ने विकराल रूप ले लिया है। जहां एक और बंगाल में भारी बवाल देखने को मिला, तो वहीं बिहार भी हिंसा की आग से जलता हुआ नजर आया। इस बीच नेताओं की सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। जहां एक और बिहार में हिंसा हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह की बिहार में रैली जो हुई, इतना ही नहीं रहा, वहां दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो है वह इफ्तार की पार्टी में मस्त नजर आए। लेकिन इन सबके बीच नेताओं की जुबानी जंग भी काफी गरमाई हुई नजर आ रही है। हिंसा के लिए नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लेम गेम की राजनीति चलते हुए नजर आ रही है। सड़क से सदन तक लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। तो इस बीच कई सारे बयान सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कुछ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना, चलिए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तस्वीरें आप सभी को दिखाते हैं जहां बिहार में बवाल होते हुए नजर आ रहा है। रामनवमी पर शुरुआत होती है और आज 4 तारीख है। 4 तारीख के अंदर भी जहां 5 अप्रैल हो जाती है, ये तस्वीरें वैसी की वैसी ही रहती हैं। सासाराम के अंदर हिंसा से शुरुआत होती है, वहीं इसी बीच बम फेंके गए, गोलियां चलाई गई। तो नालंदा में भी पत्थरबाजी होते हुए नजर आई। अगर आज के दिन की बात करते हैं, नालंदा के अंदर 144 धारा लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवाएं जो है वे बंद कर दी गई है। दुकानदारों को ये बात की गई है कि आप 2 बजे के बाद जो है दुकानें खोलिए। फिर उसके बाद आप ये देखिए, ये तस्वीरें बिहार से है जहां पर जमकर बवाल होते हुए नजर आया। आगजनी की घटनाएं जो है वे देखने को मिली। बिहार शरीफ, जिसका 1946 से लेकर 2023 तक ऐसा इतिहास रहा है, जो संवेदनशील इलाका माना जाता है, वहां पर भी इसी तरीके की घटना देखने को मिली। इस बीच करोड़ों का सामान लूटा गया, आगजनी होते हुए नजर आई। अब सवाल यह है, इस बर्बादी का कारण कौन है, जिम्मेदार कौन है? इस बीच जब हम बात कर रहे हैं, कई सारे लोग एक जगह से दूसरी तरफ पलायन करते हुए नजर आए। ये आप तस्वीरें देखिए। कर्फ्यू भी लगाया गई और सुरक्षा तब सख्त की गई जब इस तरीके की घटनाएं जो है वे होते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ कई सारे नेताओं का ये कहना है जीडीयू के द्वारा, और स्वयं नीतीश कुमार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने सभी जगह पर सामान्य करने की स्थिति की कोशिश की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रही है। नालंदा के अंदर आज भी स्थानीय प्रशासन द्वारा धारा 144 जो है वह लागू कर दी गई है। तो इस बीच कई सारे सवाल हैं। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां बिहार पर हिंसा पर जबरदस्त बवाल होते हुए नजर आ रहा है। सीएम ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की है, ये बयान देते हुए नजर आए। जल्दी हिंसा का सच जो है वह सामने आएगा। जानबूझकर बिहार का माहौल खराब किया जा रहा है, सीएम नीतीश कुमार ये बात कहते हुए नजर आए। बिहार हिंसा पर विधानसभा के अंदर भी जबरदस्त हंगामा होते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी पार्टियां बिहार के अंदर ये मुद्दा उठाते हुए नजर आई कि लॉ एंड ऑर्डर में कमी कैसे हुई। इस बीच हिंसा की जब हम बात करते हैं, तो सीएम नीतीश ने ये बात कही कि जानबूझकर ये हिंसा भड़काने का काम जो है वह किया जा रहा है। तो लगातार सीएम नीतीश के द्वारा ये बयान सामने आया कि यह प्रशासनिक चूक नहीं है, ये केवल और केवल साजिश है। अपने बयानों के अंदर नीतीश कुमार ये बात कहते हुए नजर आए। तो इस बीच जब विधानसभा की शुरुआत होती है, तो वहां पर भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। तो वहीं जहां एक और बिहार में हिंसक घटनाओं से जनता त्रस्त हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर हिंसा के पीछे पक्ष विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर घेरने में जुटी हुई है, जिसको लेकर सड़क से सदन तक जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, उस पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार भी किया है। जान लेते हैं उनका भी क्या कुछ है कहना। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी।
हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। काम किया बहुत अच्छे ढंग से, सब चीज कंट्रोल हुआ। और एक एक आदमी से हम पूछे और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा, ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए। बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया। तो उस सब पर भी जांच हो रही है और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहां काहे के लिए हुआ? तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है। हम तो आप लोगों को क्या बोले, अरे आप लोग भी क्या खोलिएगा, आप लोग सब पटना में है, लेकिन जब दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप किसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? तो इस बीच कई सारे सवाल जो है वे खड़े हो जाते हैं। बिहार के अंदर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार आज कह सकते हैं कि 6वां दिन जो है हो चुका है। तो जल रहा है बिहार, हो रही है किसकी चिंता, किसको चिंता है? एक तरफ गृह मंत्री कई सारी बातें कहते हुए नजर आए, तो नीतीश कुमार का स्पष्ट तौर पर कहने कि जी हम जिम्मेदार नहीं है, जानबूझकर ये हिंसा भड़काने की घटनाएं की जा रही है। हिंसा के पीछे किसकी साजिश है? साजिश भी है या फिर क्या प्रशासनिक चूक है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हिंसक घटनाओं का मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड कौन है? इससे पहले बड़ा सवाल ये है कि जब रामनवमी का अवसर था तो पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? कौन करा रहा है ये हिंसक घटनाएं? क्योंकि नीतीश द्वारा ये बयान जो है वे दिया गया कि जानबूझकर ये किया जा रहा है। अगर वो इतनी स्पष्टता के साथ ये बात कह रहे हैं तो प्रमाण भी पेश करें। इस बीच क्या है हिंसा का बहाना? राजनीति को चमकाना? ये तो आम सा सवाल है कि एक तरफ हिंसा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा, आखिर जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं मनीष पांडे, हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी से राजेश तिवारी, प्रवक्ता जेडीयू से डॉक्टर अजय तिवारी, राजनीतिक विशेषज्ञ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल जेडीयू से मेरा रहेगा। राजेश तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहते हैं कि हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है, ये इंसान का नेचर होता है, लेकिन वही 2018 के अंदर रामनवमी के ऊपर इसी तरीके की घटनाएं होती हैं, 2023 के अंदर फिर ये घटना होती है। और इसमें कॉमन क्या है? दोनों ही समय में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। क्यों ये घटनाएं हो रही हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? जी राजेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, बोला जाए। एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर दीजिएगा। हाँ सर, सवाल आपसे मेरा है कि अपनी गलतियों से हम सीखते हैं। 2018 के अंदर रामनवमी के अवसर पर ही इसी तरीके की घटनाएं हुई थी, लगभग एक हफ्ते तक ये दंगे फसाद हमें देखने को मिले थे। 2023 में फिर से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और कॉमन इसमें एक ही चीज है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। मैडम 2018 की बात है तो 2018 वाली बात जो है वो प्रायोजित नहीं थी। 2023 का जो घटनाक्रम है रामनवमी वाला, ये प्रायोजित है। दोनों में जमीन आसमान की अंतर है। क्या बात है कि इस तरह का घटना जो बिहार में विगत 17-18 सालों में ये नहीं हुआ है इतना विभत्स तरीके से, और ये हो रहा है, इस पर सबसे बड़ी बात है। क्या इसके कारण जो है, इसका सिंपल सा सवाल है, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका कारण का पता लगाया जा रहा, और हकीकत ये है कि इसको जिस तरह से सांप्रदायिकता रूपी कीचड़ फैलाया जा रहा है कमल खिलाने के लिए, और कोई इसमें कोई नहीं है। जो ये हर कोई बिहार के सब कोई जान रहा है कि नीतीश कुमार जी सुशासन का, प्रशासन का लेकर के सरकार हमेशा अलर्ट रहा है। ये देश में विकास का मॉडल है। लेकिन जिस तरह से ये धर्म के नाम पर, जिन लोगों के
धंधा है, धर्म आस्था का विषय नहीं है, वे लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो ये आपकी तरफ से डिफेंस है जी। दूसरे पे कसूरवार। ठीक है, हमारे साथ मनीष पांडे जी भी हैं। मनीष पांडे जी, नीतीश कुमार का ये कहना है प्रशासनिक चूक नहीं है, ये साजिश है। आई रिपीट, ये साजिश है। ये नीतीश कुमार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर किसी की साजिश भी है और अगर वो सफल रह गई और सरकार उसमें फेल हो गई तो निकम्मापन तो है ही। राजेश जी, इतना तो मान लेना कि साजिश करता सफल हो गया और सरकार जो है उस साजिश को भांपने में, पहले घटना के पहले जानकारी लेने में इनकी खुफिया तंत्र विफल हो गई, घटना को रोकने में ऑन द स्पॉट इनकी पुलिस विफल हो गई। ये तो स्वीकार करें ना। और यही बात तो हम लगातार कह रहे हैं कि बिहार में प्रशासन नाम की चीज नहीं है, पुलिसिंग पूरी तरीके से डेड हो चुकी है, अराजकता की स्थिति फैली हुई है। मैं पूछता हूं, एक छोटा सा चुनाव होता है तो बूथ पर गड़बड़ियां फैलाने वालों को 107 की नोटिस दी जाती है, थाने में उसे हाजिरी लगवाई जाती है। जब इस प्रकार के सेंसिटिव इलाकों में जब जुलूस प्रदर्शन निकलते हैं तो क्या राजेश जी सरकार की तरफ से प्रवक्ता बैठे हैं? कितने लोगों को 107 की नोटिस दी गई? कितने लोगों को थाने में हाजिरी लगवाई गई? या उन सेंसिटिव जगहों में पुलिस की क्या व्यवस्था थी? आप दिखा रहे हैं कि हमने 136 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हमने 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या एक सिपाही भी कर्तव्यहीनता का आपको उसके पास प्रमाण नहीं मिला जिसको आप सस्पेंड कर सकते थे? ऐसी आपकी व्यवस्था है। और आप साजिश कहते हैं, साजिश का आरोप लगा रहे अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। जब बेगूसराय में किलोमीटर तक गोलियां बरसाई गई थी, कई लोग उसमें घायल हुए थे, यही मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था कि एक खास जाति को टारगेट करके यह कार्रवाई की गई है और इस साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे। आज तक उस साजिश का पर्दाफाश कर ही रहे हैं ये लोग। कोई भी घटना होती है तो चाहे शराब से लोग जहरीली शराब से मरते हैं तो उसमें भी इनको साजिश की बुआ आती है। पुलिस पीट जाती है, बालू माफिया पीटते हैं पुलिस वालों को, शराब माफिया पीटते हैं पुलिस वालों को, उसमें भी इनको साजिश नजर आती है। जब हर क्षेत्र में इनको साजिश ही नजर आती है और आप उसका पर्दाफाश नहीं कर पाते हैं तो क्यों सत्ता में बैठे हैं? क्यों बिहार की जनता को इस प्रकार से अपने निकम्मापन से दिनों दिन हिंसा की आग में लपेट रहे हैं, चपेट रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं इस प्रकार से आतंक का जीवन जीने को बिहार की जनता को? मैं पूछता हूं, मरने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो, दुकानें चाहे किसी की जली हो, हिंसा से पीड़ित चाहे कोई रहा हो, लेकिन बदनामी तो पूरे बिहार की हो रही है राजेश जी। लेकिन मुख्यमंत्री इफ्तार की पार्टी कर रहे हैं, टोपियां पहन रहे हैं, लाल किले के सामने बैठकर अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को पूरा कर रहे हैं। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासनिक चूक है और अगर साजिश थी भी तो साजिश के लिए प्रशासन पहले से तैयार क्यों नहीं था? जी अजय जी। सुन रहा था और आपको नमस्कार करते हुए पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार करता हूं और इनको बताना चाहता हूं कि केवल पार्टी ही देश के लिए, पार्टी के लिए कुछ भी करना ठीक है लेकिन देश के लिए खिलवाड़ करना ठीक नहीं। राजेश जी ने अभी कहा कि ये बिहार मॉडल बन रहा है। क्या मॉडल है? जहां पर आज तक रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई। क्या मॉडल है जो आज तक जो है शराबबंदी है और शराब से लोग मर रहे हैं? क्या मॉडल है? यदि किसी ने साजिश किया भी था तो साजिश में प्रशासन क्या कर रहे हैं? अब ये देश का बॉर्डर बनता जा रहा है क्या? हर राज्य भारत देश के बॉर्डर पर साजिश करने वालों को नाकाम करने का काम खुफिया एजेंसी का है। अब इनकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी जब इस तरह की घटनाएं हो रही थी और साजिश इन्होंने अब कह दिया तो पहले की साजिश क्यों नहीं पकड़ी गई? प्रशासन कर क्या रही थी? काहे पुलिस बनी हुई है? आखिर परमिशन मिला होगा ना रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए, परमिशन मिला होगा। जिस व्यक्ति ने परमिशन ग्रांट किया, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, वहां का डीजी हो, डीजीपी हो, तो उस व्यक्ति ने जो रामनवमी की जो छूट दी थी, जो यात्रा करने की बात कही थी, उसने प्रशासन क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं प्रशासन चुस्त था? कि आगजनी हो गई, हत्या हो गई, कई लोग मारे गए, कोई तरीका बना रखा है। दूसरी बात यह है कि मनीष जी अभी कह रहे थे कि हमारे जो किसी की भी हत्या हुई, चाहे वो कोई धर्म का हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज इस देश में राजनीतिक पार्टियों से बड़ा ही उपेक्षा है
इस जनता को राजनीतिक पार्टियों से बहुत उपेक्षा है कि भारत देश का विकास कैसे होगा। कि विकास उस समय नजर नहीं आया जब नीतीश कुमार जी आपके साथ थे। नीतीश कुमार जी आपके साथ थे, तब भी विकास की जरूरत थी और आज भी विकास की जरूरत है। तो हमें एक दूसरे को कुछ मामलों में बिल्कुल राजनीतिक द्वेष न रखते हुए कुछ मामलों में हमें एक दूसरे का सहयोग करना होगा, ताकि हिंदू मुस्लिम जिस तरह से ये वहां चर्चा बनता जा रहा है। अब रामनवमी गुजरात का देखिए, अब गुजरात में भी वही हुआ, आप देखिए बिहार में भी वही हुआ, बंगाल में भी वही हुआ। तो क्या मतलब है, ये हर राज्य में हो रहा है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में आज हो रहा है? उत्तर प्रदेश का लैंड हो रहा है, आज छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है। तो हमें इस सबको समझना होगा और हिंदू मुस्लिम कार्ड को थोड़ा बंद करना होगा। बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम कार्ड, हिंदू मुस्लिम कार्ड अब बहुत ज्यादा हो गया, नहीं चलाना होगा। धर्म के नाम पर नेतागिरी, जाति के नाम पर नेतागिरी, भाषा के नाम पर नेतागिरी। अरे कितने लोग तमिलनाडु केरला में हिंदी ना बोलने की वजह से मारे जा रहे हैं। हमें इस देश को समझना होगा, देश को अखंड बनाना है तो मानव जाति को तीन रूप में बांटिए। एक वासी है, बासिंदा है वहां का, एक प्रवासी है जो अन्य राज्य से आया है, एक अप्रवासी है जो विदेश में रह रहा है। तीनों की ठीक है। राजेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासनिक चूक तो है, अगर पहले से ही कोई साजिश थी तो ये आपका काम है ना, आपकी इंटेलिजेंस का काम है कि आप पता लगाइए। और यूपी जैसे राज्य के अंदर 1 महीने पहले ही धारा 144 जो है लगा दी गई थी कि संवेदनशील इलाकों के अंदर इस तरीके का कोई भी फैसला बिहार के अंदर नहीं सुनने को मिला। ऐसा है कि भाजपा के प्रवक्ता मनीष जी बोल रहे थे कि साजिश है, तो आप इसको क्यों नहीं आप किए? साजिश जो हुआ था उसी का नाकाम किया गया। इसी का कारण है कि जिस तरह से ये षड्यंत्र किया गया था मैडम, उसको जो है कम किया गया। ये षड्यंत्र बहुत साजिश के तहत है। और सर आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नाकाम कर दिया तो ये हालात है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इससे भी बड़े पैमाने पे होने जा रही थी? इसी चैनल पर जमुई का तमिलनाडु वाला प्रकरण पर जमुई पर चीख के बोल रहे थे कि मेरे गृह जिला है, और ये देखिए पेपर नहीं सर, आप जरा एक बार जस्टिफाई करिए। आप जो कह रहे हैं कि हमने तो नाकाम किया साजिश को, कैसे नाकाम किया? बिहार के अंदर तस्वीरें आ रही है जलने की, आगजनी हो रही है मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, और क्या कह चाहते हैं आप? नहीं चाहते क्या है मैडम, जिस तरह से किया गया ये बहुत कंट्रोल किया गया। और जो साजिश करता है वो जल्दी सलाखों के अंदर जाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये जो इन लोगों का साजिश रहता है, देश के गृह मंत्री आते हैं, एक शब्द उनका जो है ये नहीं मिलता है कि शांति का माहौल बनाने के लिए देश के गृह मंत्री नहीं बोलते हैं। ये लोग भाजपा जो भारत जलाओ पार्टी ही है मैडम, जिसका एक ही उद्देश्य रहता है कि सांप्रदायिकता फैलाना। क्योंकि इन लोगों का जो जड़ होता है, जब तक ये लोग सांप्रदायिकता नहीं फैलाएंगे। अरे सर, तो आपने रोका क्यों नहीं? हम वही तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपको ये मानने को तैयार नहीं कि प्रशासनिक चूक रही है? आपके मुख्यमंत्री ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासनिक चूक नहीं है, ये तो साजिश थी। एकदम साजिश है, कोई प्रशासनिक चूक रहती तो ये लोग पूरे बिहार भर में प्रशासन को चुनौती दिया है। लेकिन जिस तरह से ये लोग काम किया है लोग, और जो लोग कह रहे थे अनिल जी जो भी लिया है परमिशन, और अगर वो गलती किया हुआ है तो उसका परिणाम वो भुगतेगा। क्योंकि यहाँ हम लोग क्राइम, करप्शन और टर्मिनेशन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोई समझौता नहीं किए हैं। बीजेपी जिस तरह से अफवाह फैला करके और इस देश को पूरा इस बिहार को बांटने का काम किया। सर आपके पास प्रमाण है? सर आप हवा में बात कर रहे हैं, यहाँ फिर आप प्रमाण है? आप खुले में ऐसे बोल रहे हैं, इल्जाम जो लगा रहे हैं, क्या आपके पास प्रमाण है? अभी तो जांच हो रही है, आप तो खुले में कह रहे हैं कि जी पार्टी का कसूरवार है। अरे मैडम, हम लोग जान रहे हैं ना, ये तमिलनाडु में कैसे जान रहे हैं सर? हमें भी तो फैक्ट्स पेश कीजिए। आप नहीं सर, आप बोल रहे हैं, आप एक पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या आपके पास प्रमाण है? क्या स्थिति हुआ? क्या आपके पास प्रमाण है? सर तथ्यों के ऊपर बात करते हैं ना, क्या आपके पास प्रमाण है? आप दिखाइए JK 24/7 न्यूज पर, अगर आपके पास प्रमाण है तो क्या प्रमाण है आपके पास? आप कैसे किसी पार्टी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा सकते हैं? कैसे इल्जाम नहीं मैडम, ये सत्य है। इल्जाम की बात सर सत्य प्रमाण से होता है ना, हम प्रमाण पर बात करते हैं। आप कोई बात कह देंगे सत्य थोड़ा हो जाएगी। अच्छा ये पता है, आप प्रमाण दीजिए। नहीं सर, आप प्रमाण दीजिए। अगर आप किसी पार्टी के ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं तो प्रमाण के साथ बात करिए। आप कह रहे सत्य है, आप जो बोल देंगे वो सत्य थोड़ा हो जाएगी। नहीं, क्या प्रमाण चाहिए आपको? डॉक्यूमेंट ला करके दें। हाँ बिल्कुल, बकायदा। क्या प्रमाण चाहिए? नहीं, बकायदा आप डॉक्यूमेंट लगा के दिखा दीजिए।
मैडम जब घटता है उसके बाद जांच मनीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राजेश जी स्पष्ट तौर पर ये बात कह रहे हैं कि आप लोग भड़का रहे हैं, इस साजिश के पीछे आपकी पार्टी। ये तो इनकी बातें हास्यास्पद ही नहीं है, बड़ा निंदनीय भी है। ये जिस प्रकार से कह रही है कि सरकार सजग थी इसलिए बड़ी घटना होते होते बच गई, मतलब ये जो हिंसा हुआ, जैसे ये तो ऐसे कह रहे हैं कि भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना पर अटैक किया या पाकिस्तान की सेना ने भारत की सेना पर अटैक हुआ, बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हमारे सेना बड़े सचेत थे और वो कम नुकसान हुआ। ये इस प्रकार से राजेश जी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। अरे भैया, मैं पूछना चाहता हूँ, एक दिन की बात छोड़ दीजिए, 2 दिन की बता दीजिए। अरे राजेश जी, कृपया दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, आपके पास वापस आऊंगी। जी बोलिए मनीष जी। बोल लीजिए राजेश, या तो सुन लीजिए। अरे आपके पास आती हूँ राजेश भाई, या तो सुन लीजिए या बोलिए। जी मनीष जी बोलिए। मैं बोलूं राजेश जी? जी मनीष जी बोलिए। जी एकदम आप बोलिए। ठीक है। हाँ देखिए, ऐसा है कि बिहार शरीफ में जो हुए वो सबने देखा। जिस जगह पे हिंसा की शुरुआत हुई उस जगह पे कितनी पुलिस की व्यवस्था थी, वो सब सारी मीडिया ने उसको कवर किया है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सासाराम में जहां गृह मंत्री का कार्यक्रम था और रामनवमी का भी पर्व था, जहां गृह मंत्री का कार्यक्रम होता है वहां पर तो वो जिला तो ऐसे भी हाई सेंसिटिव जोन में चला जाता है। आपकी क्या ऐसी व्यवस्था थी, खुफिया विभाग क्या काम कर रहा था कि अगर कहीं भी किसी भी मोहल्ले में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्था संगठन के द्वारा इस प्रकार की साजिश अगर रची जा रही थी तो आपके डिपार्टमेंट को यह पता नहीं था? एक बात है। दूसरी बात है कि घटना की शुरुआत कैसे हुई यह सबको पता है। कैसे रात में शुरुआत हुई, फिर दूसरे दिन सुबह में शुरुआत हुई और लगातार 3 दिन तक मस्जिद के बगल में बम फूटे, बम विस्फोट हुआ। बम बनाने के समय में आप लोगों ने सारी घटना का लीपापोती किया। आप लोग संख्या बताते हैं कि हमने इतनी गिरफ्तारियां की, लेकिन उनके नाम नहीं बताते कि आपने एक तरफा कार्रवाई की है या 2 तरफा कार्रवाई की है। आप उसका नाम नहीं बताते हैं क्योंकि आपको डर है कि नाम बताएंगे तो भेद खुल जाएगा। उसकी सूची जारी नहीं कर रहे हैं, लोग लापता है, पता करते हैं। फिर राजेश भाई बीच में बोल रहे हैं। और तीसरी बात मैं बता दूं पलक जी, हमारे गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि जो दंगाई है उसको उल्टा लटका के ठीक कर देंगे। भाई मिर्ची क्यों लग रही है? दंगाइयों के बारे में ही तो बोला है। आप लोग किस दंगाई को बचाना चाहते हैं जो इतना गृह मंत्री के बयान पर बवाल मचा रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं? भाई दंगाई को आप नहीं चाहते हैं क्या कि सजा दे? ठीक है बिहार की सरकार, अजय जी सवाल मेरा आपसे है। दंगाई को सजा नहीं दे सकते। ठीक है मनीष जी, ठीक है अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी नुकसान तो हो गया, नुकसान ठीक है राजेश जी आपके पास आऊंगी। अजय जी, नुकसान तो अब हो गया। अब मेरे पास एक रिपोर्ट है कि उसके अंदर मदरसा ए अजीज़िया एक मदरसा थी जहां पर लगभग 4500 ऐसी किताबें थी जो रेयर किताबें मानी जा रही है, और साथ ही कई सारे ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स वहां पर मौजूद थे, वो सभी जलकर खाक हो गए। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इस नुकसान की भरपाई सरकार को करना चाहिए। मुझे तो यह समझ में नहीं आता है कि एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो यह बात अगर कहे कि इसमें साजिश थी, इसका मतलब मुख्यमंत्री भी बिहार में सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब मुख्यमंत्री अगर सुरक्षित नहीं है, साजिश हो सकती है, तो वहां की जनता भी सुरक्षित नहीं है। यदि आप के प्लान करके किसी मदरसे का बुक जला दिया जाए या किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए या जुलूस में आगजनी कर दी जाए और आपको इस बात का पता ना चले, और एक मुख्यमंत्री होकर के आप संवैधानिक पद पर बैठ करके ऐसा कह रहे हैं कि मैं इसकी जांच करूंगा, इसका मतलब आपके खिलाफ अगर कोई ऐसा खेल हो जाए, दुर्भाग्य से अगर बिहार के मुख्यमंत्री के साथ कुछ ऐसा हो जाए तब क्या होगा? आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं मुख्यमंत्री जी। राजेश जी, इस बात को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें मुस्लिम दोषी है कि हिंदू दोषी है। समाज ये कह रहा है कि आखिर पुलिस चौकियां क्यों बनी है, एसपी, डीआईजी, डीएम, खुफिया विभाग क्यों बनाया गया है?
और इसको अगर बनाया दिल्ली गया में है, जितना तो फिर घटना भी घटता शादी है हो जाए। जितना वो होता है उसके पहले से पता रहता है क्या केंद्र सरकार को? राजेश जी आप वही लोग तो क्या मैं कह बात रहा कर हूँ ना, रहे हैं? नहीं एकदम पता उदाहरण रहता के है। पहले से पता बिहार होना में चाहिए। आपस दिल्ली में में झगड़ा जितना हो घटना तो घटता है समझ में केंद्र आता है शासित जो कि ये साजिश नहीं है, आपस में झगड़ा है। लेकिन साजिश करके किसी खेल को खराब करना, यह तो मुख्यमंत्री के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये भाजपा में भी रहे तब भी मतलब इस तरह की बात तो नहीं हुआ करती थी। आज भाजपा से अलग हो गए तो भाजपा वाले अलग अलग रहे हैं, आप अलग अलग। देश की जनता को समझने के काम करिए आप लोग। राजेश जी, मैं एक एंकर हूं, कोई इंटेलिजेंस की पढ़ाई नहीं करी या कुछ नहीं करी। इतना तो मैं भी बता सकती हूँ कि कौन से बिहार के अंदर सेंसिटिव रीजन्स हैं। सासाराम हो गया, बिहार शरीफ हो गया, 1946 से लेकर 2022 तक एक ऐसा संवेदनशील क्षेत्र रहा है। जब मैं परख सकती हूँ, यहाँ पर डिबेट में सारे लोग परख सकते हैं, तो सरकार ने पहले से ही क्यों नहीं तैयारी करी? जी जी, ऐसा है मैडम, नालंदा को छोड़ दीजिए, सासाराम की लोग बात कर रहा है लोग। मैडम आप भी जान रहे हैं, हम भी विभिन्न पद पर रहे हुए हैं। आप एक बात बताइए, जिस जिला में और जहां प्रोग्राम होने जा रहा है वहां देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री। और ये हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, जो भी पैनलिस्ट बने उनको भी मालूम है कि अगर जहाँ गृह मंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां देश के खुफिया विभाग पहले से एक्टिव रहता है। एक बात बताइए, जहां अगर जो आप बिहार सरकार का दोष है, क्या केंद्र सरकार का दोष नहीं है? चलिए नालंदा में गृह मंत्री का नहीं जाना था, लेकिन जिस जिला में आपको जा रहे हैं, जहां प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रदेश वहां का खुफिया विभाग, केंद्र सरकार का खुफिया विभाग क्या कर रहा था? आप खुफिया के रिपोर्ट पे कर रहे कि खुफिया क्या गलत कर रहा था? खुफिया कहाँ सोया हुआ था? ये केंद्र का खुफिया कहाँ सोया हुआ था? ये सही है, मतलब आपने गलती की वो ठीक है, दूसरे पर आरोप जो है वो लगा दिया जाए। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर, समय हमें इतनी ही इजाजत दे पा रहा है। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बिहार, पश्चिम बंगाल, साथ ही गुजरात, ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं जो है वो होते हुए नजर आए। इसी बीच तस्वीरें जो है वह बिहार से भी सामने आई, जहां पर इस तरीके की घटना जो है वह सामने आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। लोगों ने स्वावलंबी गौठान समितियों के अध्यक्षों को 750 रुपया और सदस्यों को 500 रुपये हर महीने प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इससे निश्चित रूप से और जो गौठान समिति है वो प्रेरित होंगे, गोबर खरीदी होगा, वर्मी कंपोस्ट बनेंगे, विक्रय होगी, और उससे निश्चित रूप से 60% है वो 70%, 80%, और हमारा लक्ष्य 100% करने का। मैं सभी को इसके लिए बधाई और शुभकामना देता हूं। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है कि बजट सत्र में हमने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करने का फैसला लिया है, और ये बहुत लंबे समय से किसान भाइयों की ये मांग थी, और निश्चित रूप से इससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधारने का एक बड़ा अवसर इससे प्राप्त होगा। इसी तरह भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना जो गांवों तक के था, ग्राम पंचायत तक था, अब उसे नगर पंचायतों में भी इससे कर दिया गया है। इसका लाभ हमारे नगर पंचायत के जो भूमि श्रमिक है इसको मिलेगा। इस योजना के लाभ 15 अप्रैल तक साथियों से कहना चाहूँगा कि आवेदन अवश्य कर दें, ताकि उसे जांच करने में और उसके आंकड़े इकट्ठा करके फिर राशि की व्यवस्था करने में लगेगा, तो अगले जो भुगतान है उसमें हम लोग इसको करेंगे। अभी पिछले दिनों सरगांव मुंगेली जिले में एक किसानों का बड़ा सम्मेलन हुआ था, और उसमें रीपा के 278 स्थलों का हमने शुभारंभ किया। अब ये रीपा है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, हमारे गांव के आर्थिक और सामाजिक विकास में और तेजी आएगी। उसके साथ साथ हम लोग ने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की भी घोषणा की है, जहाँ जहाँ जिन नगर पंचायतों, नगर पालिका, नगर निगमों में ज़मीन उपलब्ध होगी उसके चिन्हित करने का काम भी तेजी से करने की आवश्यकता है, ताकि शहरी क्षेत्र के भी हमारे उद्यमी साथी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। 2011 के बाद जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य बंद है, और जो कि 2021 में हो जाना था, लेकिन उसका प्रारंभ नहीं किया गया।
और इसके लिए हम लोगों ने 1 अप्रैल से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत की है और इसमें नए हितग्राही भी चिन्हित करेंगे। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, सारे हमारे जिलाधीश उसमें लगे हुए हैं, पूरी टीम सर्वे की टीम है वो भी इसमें लगे हुए हैं, जिसमें आवास, गैस सिलेंडर और शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ इससे मिल पाएगा। 1 अप्रैल से ही शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता। सीएम भूपेश बघेल संबोधन करते हुए नजर आए। रायपुर से लाइव तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो फिलहाल के लिए